नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? विकल्प देखिए, मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को, बौद्धों को। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो है मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जो 1932 ईस्वी में इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। 16 अगस्त सन 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, जिसमें मुसलमानों को, सिखों को, अनुसूचित जातियों को आरक्षित सीटें आवंटित की गई थी। लेकिन ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, बौद्ध को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गई थी। तो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? जलियांवाला बाग दुर्घटना के समय, कोलकाता के दंगों के समय, कम्युनल अवार्ड के समय, असहयोग आंदोलन के समय। तो ये बात आप लोगों को पता होगा कि 1932 ईस्वी में दोस्तों जो पूना समझौता हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य जो है मतभेद अनुसूचित जाति के लिए लेकर के जो है मतभेद हुआ था, जिसमें भीमराव अंबेडकर जो है अनुसूचित जातियों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का मांग किए थे। इस बात में मतभेद होने के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। और कब किया था? कम्युनल अवार्ड के समय किया था। कब? कम्युनल अवार्ड के समय जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो आप लोगों को समझ में आ गया। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ये भी महात्मा गांधी जी की तरफ। जलियांवाला बाग दुर्घटना कांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई थी। तो कम्युनल अवार्ड के समय दोस्तों जो है ध्यान रखिए, महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को पहचानिए। पूना समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने इस पर हस्ताक्षर किए। दूसरा कथन है, राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, विकल्प बताना है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। तो पहला कथन है कि पूना समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों मदन मोहन मालवीय ने किया था। गांधी जी के अनुयायी मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। पुनः समझौता के समय दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू जाति की ओर से महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बल्कि मदन मोहन मालवीय ने किया था। राजगोपालाचारी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर अंबेडकर से अपनी कलम बदल ली थी, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस तरह से केवल दो आपका उचित आंसर है, सत्य है। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य को पहचानिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक नासिक में हुई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1938 में की गई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र को अध्यक्ष चुना गया था। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक नासिक में नहीं हुई थी दोस्तों, कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में हुई थी। तो ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1938 में नहीं की गई थी दोस्तों, ये 1934 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस ने के द्वारा किया गया था? नहीं दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं किया था। इसमें कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को पार्टी का महासचिव तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो सत्य को बचाना था, तो विकल्प डी आपका उचित आंसर होगा। नेक्स्ट, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था?
तो ध्यान रखिए, मध्य प्रांत में, बिहार में, पंजाब में, मद्रास में। तो दोस्तों मध्य प्रांत, बिहार और मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन पंजाब राज्य में इससे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, उनको राष्ट्रपति अपदस्थ कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति अपदस्थ कर सकता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प सी इसका उचित आंसर है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति अपदस्थ नहीं कर सकता, बल्कि जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पास हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाया जा सकता है। इसलिए विकल्प सी जो है इसका उचित आंसर है। निम्न में से असत्य को पहचानिए। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, तमिलनाडु 40, पश्चिम बंगाल 42। ये लोकसभा के संबंध में, सीटों के संबंध में है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तमिलनाडु में 40 सीटें हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य है दोस्तों। तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं? 39 सीटें तमिलनाडु में लोकसभा की हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 42 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48 है और पश्चिम बंगाल 42 है। तमिलनाडु में 40 नहीं है, बल्कि दोस्तों जो है 39 सीटें हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में 2010 में की गई थी। इसकी प्रकृति है, ध्यान रखिए दोस्तों, वैधानिक है, संस्थागत है, न्यायिक है, अर्ध न्यायिक संस्था है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना नई दिल्ली में 2010 में की गई थी। इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों? अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की का मुख्यालय कहाँ पे? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में की गई थी। पर इसकी प्रकृति कैसी है? अर्ध न्यायिक संस्था की है। किस समिति की अनुशंसा पर मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति के 1957 के तहत, वी.एम. तारकुंडे समिति 1974 के तहत, कोठारी आयोग 1976 के तहत, सरकारी आयोग 1983 के तहत। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वी.एम. तारकुंडे समिति 1974 के तहत जो है मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कोठारी आयोग 1976 लोक सेवा आयोग में पदों से संबंधित है। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, चारों विकल्प आप लोग के सामने ये पता चल गया, आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वी.एम. तारकुंडे समिति जो 1976 किससे संबंधित है? मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देगी। ये विकल्प भी आप लोगों का उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, अनुच्छेद 371 सी, अनुच्छेद 371। तो विकल्प डी इसका उचित आंसर है, यानी महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के लिए विशेष राज्य का प्रावधान 371 के तहत किया गया है। 371 के तहत जो है 371 ए के तहत नागालैंड को का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को। और 371 बी असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और 371 सी दोस्तों जो मणिपुर को, किसको? मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को पहचानिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। उसने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग किया। विकल्प देखिए, केवल दो, एक और दोनों सही है, ना तो एक और ना तो दो सही है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ये बात बिल्कुल ही सही है। उसने श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से अपने प्राण का त्याग किया, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। उपवास के द्वारा प्राण त्यागने की विधि को ही संलेखना पद्धति कहा जाता है। तो इस तरह से एक और दो दोनों ही कथन सही है। विकल्प सी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। मौर्य मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 8 श्रेणियों में विभाजित किया है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक की 8वीं वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया। तो ध्यान रखिए दोस्तों, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल ही सही है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 8 श्रेणियों में विभाजित किया था, ये बात बिल्कुल गलत है। 8 श्रेणियों में नहीं बल्कि 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो इसमें असत्य बताना, तो विकल्प भी जो है असत्य कथन है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग पर विजय किया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो विकल्प बी जो है इसका उचित आंसर है, जो कि असत्य है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 8 श्रेणियों में विभाजित किया था, ये गलत है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में किस शासक की उपाधि चक्रादित्य थी? चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की। तो दोस्तों ध्यान रखिए, गुप्त काल में किस शासक की उपाधि चक्रादित्य थी? तो स्कंदगुप्त की उपाधि चक्रादित्य थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण किया था, और इन्हें सकारी भी कहा जाता है। सकारी की उपाधि भी धारण की थी, क्योंकि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को ये भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। इसने कभी भी किसी भी युद्ध में पराजित नहीं होता है। इसने प्रक्रमांक की उपाधि धारण की थी। प्रक्रमांक की उपाधि धारण की थी किसने? समुद्रगुप्त ने। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसका उचित आंसर विकल्प डी स्कंदगुप्त होगा। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है और असुमेलित को पहचानिए। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है और असुमेलित को पहचानिए। क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि, ये बात बिल्कुल सही है। वास्तु निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। खेल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अपराध पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि, तो ये बात बिल्कुल गलत है, असत्य है। पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि को चारागाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारागाह कहा जाता है। अपराध भूमि पर कृषि नहीं की जाती। तो विकल्प डी आपका उचित आंसर है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य को पहचानिए। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अभियान को पुलकेशिन प्रथम ने रोका था, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। पुलकेशिन प्रथम ने नहीं बल्कि पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो पहला पॉइंट गलत है। बाणभट्ट ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी, ये भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाणभट्ट ने नहीं बल्कि हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट किया था? नहीं दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का मरम्मत शक शासक सुधर्मन प्रथम ने कराया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। विकल्प डी आपका उचित आंसर है। तो सारे तथ्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।